ओके सो ASW के टॉपिक स्टार्ट करें इन्फेक्शियस डिजीज़। और इसके अंदर जो है सबसे पहली चीज़ जिसके ऊपर हमने फोकस करना होगा वो ये कि इन्फेक्शन क्या होता है। लेट्स टॉक अबाउट इन्फेक्शन। इस टर्म इन्फेक्शन को समझना वैसे तो बहुत आसान है, बट कभी कभी ये बहुत टिपिकल हो जाता है। इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन बॉडी का इंट्रूड हो जाना, आपके सेल्स को डैमेज करना और आपके नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फीचर्स या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को डिस्टर्ब करने का नाम इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, इन्फेक्शन किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में हो सकता है, या सिंपली किसी ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर हो सकता है बॉडी के जो कि मल्टीपल ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना। ठीक है, सो इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय एजेंट्स। एजेंट्स कौन है? एजेंट्स कुड बी bacteria, agents could be virus, and agents could be simply protozoa। जब भी कभी कोई ऐसा एजेंट आपकी बॉडी में इंट्रूड कर रहा है, whenever any sort of agent is intruding your body, we have to look at what is the mode of intrusion, what is the mode of transmission, how actually it's being transmitted, because most of the infectious disease are caused by transmission. Transmission could be of two types, one is direct and the other one is indirect। उस पर आने से पहले दूसरी चीज एक और जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, दैट इज आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन्फेक्शन। आपकी बॉडी जनरेट करती है इन्फ्लेमेशन। Now there is a very simple question that what actually inflammation is, and the answer to that question, that inflammation is a response of your body to infection। Infectious disease के अंदर वैसे बहुत सारी diseases हैं, बट अगर हमने बात शुरू करनी है, लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक फ्रॉम द टर्म डिजीज। पहले इस टर्म को समझते हैं और फिर इसके आगे फर्दर टर्म्स के ऊपर बात करेंगे। यू गाइस आर डिस्कसिंग बायोलॉजी। बायोलॉजी के स्टूडेंट के जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो है वो अप्रोच ही होता है कि उसने आगे जो है वो मेडिकल साइड पे आना है। मेडिकल साइड में जाने वाले इस तरह का इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बट इसके अंदर कुछ फैक्ट्स और फिगर शामिल हैं, कुछ नाम शामिल हैं मुश्किल से। अगर वो आप क्लियर नहीं है, सो देन यू आर नॉट डूइंग द राइट थिंग टू बी लाइक बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी। डिजीज से बात स्टार्ट करेंगे। डिजीज बेसिक सी डेफिनेशन है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट व्हाट इज डिजीज। इस टर्म को भी ब्रेक कर सकते हैं। देयर आर टू टर्म्स, डिस एंड एज। वो कंडीशन जिसमें इल फील होता है, सो डिजीज इज we can say feeling of illness। वो कंडीशन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया जिसमें डिस्टर्ब होता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन, सही। और अल्टीमेटली डिजीज इज अ कंडीशन which affects your health। Okay, so when you're talking about disease, disease is either infectious or non-infectious। Non-infectious disease हम लोग previous chapters में पढ़ते आ रहे हैं। एक छोटी सी समराइजेशन previous components की, सही है, और फिर वहाँ से आगे जो है वो infectious disease पे हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, so when you're talking about non-infectious disease, इन्फेक्शन भाई देखो बड़ा सिंपल हो गया। इन्फेक्शन वही जो कि पैथोजन की वजह से हो रहा है, सही है। पैथोजन वही जो कि बाहर से हमारी बॉडी में आ रहा है। ये डेफिनेशन ध्यान में रखना। तो नॉन इन्फेक्शन, इसकी डेफिनेशन वैसे तभी हम लोग आगे कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, बट फिर भी नॉन इन्फेक्शियस
डिजीजेस के बारे में पढ़ने के लिए, वो डिजीजेस जो कि किसी पैथोजन की वजह से, किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से तुम्हारी बॉडी में नहीं हो रही, वो बस किसी न किसी और वजह की वजह, मतलब लाइक एनी सॉर्ट ऑफ रीजन कुड बी बिहाइंड देम। तो हम लोगों ने करना क्या, हमने इसको सिंपली समराइज करना है विद अ फ्यू पर्टिकुलर एग्जांपल्स। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में आपके पास जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज आती है, इससे पहले वाले हमने एक चैप्टर के अंदर पढ़ा था क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, या उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लंग कैंसर। लंग कैंसर को या सीओपीडी को कोई एजेंट कॉज नहीं कर रहा, सही है। हाँ, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वो भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये दोनों भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। ट्यूबरक्लोसिस को ऑब्वियसली बात है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया है जो कि इसको कॉज कर रहा है। यहाँ पर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में कुछ डिजीजेस ऐसी भी होती हैं जो कि इनहेरिटेड होती हैं, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेड डिजीज, तो आप लोगों ने नाम शायद ये भी सुना सिस्टिक फाइब्रोसिस का, आपने बखूबी तौर से नाम सुना होगा ट्रांसपोर्ट वाले टॉपिक के अंदर सिकल सेल एनीमिया का। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर इनहेरिटेड डिजीज आ गई, ये रेस्पिरेटरी डिजीज आ गई, इसके अलावा CVD भी शामिल है, cardiovascular disorders like myocardial infarction, simple angina, in fact some sort of thrombosis, coronary thrombosis, carotid thrombosis, ये सारी की सारी क्या चीज़ें आपके पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हैं। ये भी किसी इन्फेक्शन की, कोई स्मोकिंग की वजह से हो रही है, कोई कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस होने की वजह से हो रही है, डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से बहुत से इफेक्ट्स पड़ते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस खुद भी इसमें नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में शामिल हो जाएगा। इनहेरिटेड वो होती हैं जो कि जीन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन में आ जाती हैं, और इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी शामिल हैं। डिजीज कॉज करने, सॉरी मेरी स्पेलिंग्स गड़बड़ रहती हैं, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रिशन में लेट्स सपोज विटामिन डी की कमी हो रही है एक छोटे बच्चे के अंदर, रिकेट्स हो जाएगा, बड़े में हो रही है ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, कैल्शियम कम हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बोन रिलेटेड डिजीजेस ज़्यादा मुझे याद है इसके अंदर। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस वो हैं जिसके अंदर कोई पैथोजन, इनमें कोई भी ऐसी डिजीज अभी तक नहीं आई है जिसके अंदर कोई ना कोई पैथोजन इन्वॉल्व हो, दे आर ऑल बीइंग कॉज्ड बाय एनी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटी, जो कि जब फिजियोलॉजिकल नहीं रहती जब कोई चीज़ तो वो पैथोलॉजिकल हो जाती है। तो पैथोलॉजी के अंदर अगर हम बात करेंगे पैथोजन की, तो पैथोजन में भी दो टर्म्स आती हैं, उसको जानने के लिए हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, नॉन इन्फेक्शियस के बाद जंप करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज की तरफ। डिजीज caused by any microorganism or simply pathogen. It could be bacteria, it could be virus, it could be protozoa, it could be fungus, it could be anything. Microorganism में आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है बॉडी के अंदर, और इसकी बहुत कॉमन सी टाइप है। जैसे कि इस वक्त करंटली जो सबसे बड़ी वजह इस तरह से क्लास लेने की कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो वायरस, वायरसेस लाइक कॉजिंग अ वायरल डिजीज, सही है, दैट इज ऑल्सो एन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। सो इसी तरह से यू गाइस आर हैविंग एग्जांपल्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, सिंपली कहा जाए तो फ्लू। You guys are having examples of cholera, examples of measles, tuberculosis, and further are
स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट हो गया, बट मेंशन किया हुआ है एग्जांपल्स के अंदर, तो वो भी लिख लेते हैं। कॉलरा हो गया, मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ऐसे ही नाम लिख लेते हैं। इसका भी कोरोना वायरस। अच्छा जी, तो इन्फेक्शियस डिजीज इन्फेक्शन कॉज करवा रही है, इन्फेक्शन की वजह से तुम्हारी बॉडी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इन्फ्लेमेशन में चार मेजर साइंस बहुत सारे होते हैं इन्फ्लेमेशन के। देयर आर मेनी साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। साइन और सिम्टम में भी फर्क है, बता दूं मैं। चार मेजर साइंस हैं इन्फ्लेमेशन के। रेडनेस होगी जहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, you'll be having pain over there, raised temperature in the form of fever or just at that particular local area of the body, and swelling. Swelling, pain, temperature, redness are the four major signs of inflammation, and that is caused by infection. And infection could be a small mosquito bite even. जब एक मच्छर काटता है तो हमें एक छोटा सा दाना हो जाता है, अगर आप उसमें भी देखें तो उसमें आपको चारों शायद साइन मिल जाए। पेन इतना कम है कि वो ना होने के बराबर है, सही है। अलबत्ता रेडनेस है, स्वेलिंग है वहाँ पे, टेम्परेचर उसका उस एरिया का थोड़ा बहुत रेज्ड होगा, हल्का फुल्का सा। हाँ, ये नहीं है कि उसके के काटने के ऐसे बुखार आ जाएगा। हाँ, ऐसा होता है कि अगर किसी बड़ी चीज़ ने काट लिया, लेट्स सपोज देयर वाज अ वेनमस स्पाइडर जिसका वेनम आपकी बॉडी में इंक्लूड हो गया, उसने बाइट कर लिया आपको, स्पाइडर ने उसका स्टिंग चला गया बॉडी में, या स्कॉर्पियो ने, तो उसके बुखार भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर लाइक द समराइजेशन ऑफ दोज डिजीजेस जिनको जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर कंसिडर किया हुआ है। इसके बाद जो है वो हमारी बात होगी इस हवाले से कि इनका जो है वो ट्रांसमिशन किस तरह से होता है। ट्रांसमिशन में भी दो एलिमेंट शामिल है, मैंने बताया था, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। मेरी कोशिश होगी कि मैं मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर पहले कवर करूं, और फिर जो है वो हम इसके अलावा छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर काम करेंगे। ये पूरा चैप्टर जो है वो वीडियो के थ्रू मुझे कंप्लीट करवाना है। अच्छा जी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। Mode of transmission is of two types. मैंने जैसे बताया, one is a direct method transmission, and the other one is indirect method transmission। बहुत आसान है इसको समझना कि भाई अगर डायरेक्ट होता है तो क्या एक बंदे को था, एक होस्ट जहाँ पे जो पैथोजन पल रहा है जिसकी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है वो उसके लिए हो गया होस्ट। तो अगर एक होस्ट बॉडी में और एक होस्ट बॉडी से उठ के दूसरी होस्ट बॉडी में जा रहा है, एक होस्ट बॉडी से दूसरी होस्ट बॉडी में जा रहा है, उसको हम कहेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या उसको सिंपली कहेंगे ट्रांसमिशन। जिस तरीके से जा रहा है दैट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें एक मेथड आ गया डायरेक्ट मेथड, जैसे कि एक डिजीज है, यहाँ पर भी इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, दैट इज HIV की वजह से होने वाली AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि हमने चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ना भी है। तो एक डायरेक्ट मेथड हो गया, एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें कहूंगा व्हेन द ट्रांसमिशन इज पर्सन टू पर्सन। जब ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन होगा तो डायरेक्ट मेथड है। जब ट्रांसमिशन पर्सन यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचने के लिए किसी भी मीडियम का इस्तेमाल करेगा, पर्सन टू मीडियम एंड मीडियम टू पर्सन, तो इस ट्रांसमिशन का हम लोग इनडायरेक्ट मेथड कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो एक आ गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। इसके अंदर डायरेक्ट मेथड में
आपके पास एग्जाम्पल आ गई, HIV की एग्जाम्पल ले लेंगे इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगी हेप बी वायरस की और हेप सी वायरस की। ये आपके पास डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि इसके अंदर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रही है। लेट्स सपोज ये एग्जांपल ले लो मलेरिया की। भाई एक बंदे को मलेरिया था, तो वो मलेरिया ह्यूमन से पहले एक मॉस्किटो में जाएगा, फिर उस मॉस्किटो से दूसरे ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि लेट्स सपोज इफ आई एम हैविंग मलेरिया एंड आई एम टचिंग समवन or having sexual contact with someone or either transfusing blood of my body into someone's body, तो उसको जो है वो मलेरिया हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मे बी पॉसिबल हो रहा, बट राइट नाउ मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट होता है जो कि स्पोरोजोइट्स को लेकर जाता है और ये सेक्सुअल साइकिल करवाता है, तो वो उसके अंदर मॉस्किटो वाला लाइफ साइकिल होना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह से कुछ डायरेक्ट मेथड और यहाँ पर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल टीबी एयरबॉर्न डिजीज है। एक बंदा उसको टीबी है, वो खांस रहा है और उसके जो है वो वाटर वेपर्स के अंदर वो एलिमेंट जा रहा है दैट कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन उसके घर में, वो सबको टीबी कॉज कर सकता है। देयर वाज अ टाइम कि जब टीबी को बहुत खतरनाक बीमारी समझा जाता था। नाउ वी आर हैविंग ड्रग्स अगेंस्ट दैट, नाउ वी आर हैविंग ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। कोरोना वायरस को इस वक्त एक पेंडेमिक डिजीज करार दे दिया WHO ने। इट्स लाइक अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, बट जाहिर सी बात है कि जब उसका भी क्योर, उसका ट्रीटमेंट निकल आएगा, मिल जाएगा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट, तब वो इतना ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल वाला मामला नहीं रहेगा, ये जाहिर सी बात है। अच्छा, इसी के अंदर इनडायरेक्ट में हमारे पास जब वो वाटर, फूड, फीसेस और एनिमल्स आ जाते हैं, ये मैं सारा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देन we are having diseases that are waterborne, we are having diseases that are foodborne contamination, food के थ्रू हो गया, थ्रू एयर हो गया या थ्रू इंसेक्ट्स हो गया, यानी कि थ्रू एनिमल। सही, तो ये इसके सारे इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशंस हैं। इसी में हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने अच्छी तरह से बखूबी समझना है। सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है एंडेमिक की। एंडेमिक कौन सी डिजीज को कहा जाता है? What diseases are called endemic diseases? Diseases that remain in a particular population। नदी के पास या किसी नाले के पास या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे जो है वो पानी, गंदा पानी मौजूद रहता हो, वहाँ की पॉपुलेशन में मलेरिया कॉमन होगा। सही है, और उस एरिया में मलेरिया कॉमन होगा। उस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर मलेरिया कॉमन है तो उसको हम लोग एंडेमिक डिजीज कहेंगे। जैसे कि आपके पास ये एक टर्म आ रहा है एंडेमिक डिजीज का, ये एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रेफर कर रहा है। इसके अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का, यूँ समझ लें कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का एलिमेंट इसमें शामिल होना जरूरी है। दूसरा, इसी के अंदर एक एलिमेंट आ जाता है दैट विल से कि इंसिडेंस, एक टर्म आ जाएगी और एक आ जाएगी प्रेवेलेंस। अगर इंसिडेंस की बात करें तो इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस इज नंबर ऑफ पीपल दैट आर डायग्नोस्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नंबर ऑफ पीपल डायग्नोस्ड ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंसिडेंस।
पॉपुलेशन की अगर बात करें तो एंडेमिक था। कह लो कि भाई अगर let's suppose you're talking about the number of people diagnosed over a particular period of time, like per week कितनी डिजीज हुई, पर मंथ कितनी डिजीज हुई, पर ईयर कितनी डिजीज हुई। अगर हम इस तरह से काउंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम इंसिडेंस चेक करें इस डिजीज का कितना इंसिडेंस अगर हुआ। इसी तरह से आपके पास एक टर्म आ जाती है प्रेवेलेंस। प्रेवेलेंस की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ पीपल काउंट होंगे अगेन विद दैट पर्टिकुलर डिजीज इन अ पर्टिकुलर टाइम के भाई आज से 1 साल पहले प्रेवेलेंस हुआ था इस डिजीज का, सही है। यानी कि उस वक्त फैली थी डिजीज और इतने एरिया में फैली थी, इतनी पॉपुलेशन में फैली थी, इतने से इतने टाइम तक के लिए फैली थी। तो टाइम का स्पेसिफाई कर देना पीरियड्स टाइम का वो प्रेवेलेंस कहलाता है। अगेन वही मसला है स्पेलिंग से बड़ा इशू है। आई डोंट नो इफ आई एम राइटिंग द करेक्ट स्पेलिंग और नॉट, इसको सही कर लेना। प्रेवेलेंस इज spread of disease referred to a particular time duration की टर्म मैंने ऐड कर दी ताकि फ्रॉम और टू वाला एलिमेंट आ जाएगा इसके अंदर ओवर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन या ओवर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन से, ठीक है। प्रेवलेंस अगेन स्पेसिफाइड एलिमेंट है डिजीज। इन्फेक्शन के अंदर ये सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी रखती हैं क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज फैलेगा, जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज फैलेगा। मलेरिया होगा तो फैलेगा, टीबी होगा तो फैलेगा, सही। स्मॉल पॉक्स होगा, अब तो फैल रुक गया फैलना, लेकिन अगर जब होता था तो फैलता था। एक को नहीं होगा, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर होगा, ठीक है। इसलिए यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट दीस डिजीजेस, सही है। अच्छा जी, अब एक दो टर्म्स वो मैं ऐड कर रहा हूँ जो कि अगेन वही कोरोना वायरस वाले एग्जाम्पल से बड़ी जबरदस्त सूटेड है। आपने एंडेमिक एक टर्म पढ़ी, आपने इंसिडेंस पढ़ा, आपने प्रेवेलेंस पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे एपिडेमिक। ये WHO का नाम सुना होगा। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें ना ये लोग स्पेसिफाई करके दे होते हैं, इनको पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, सही। तो एपिडेमिक है अचानक से किसी डिजीज का फैलना, एपिडेमिक हो जाएगी वो डिजीज। नहीं थी, अचानक से फैल गई, फैले जा रही है, एपिडेमिक डिजीज है। लेकिन जब एक डिजीज फैलना शुरू होगी तो वो एपिडेमिक होगी क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में फैलेगी या एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में फैलेगी। स्प्रेड ऑफ अ डिजीज इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। लेकिन जब यही चीज पॉपुलेशन से उठ के कम्युनिटी लेवल पे या कॉन्टिनेंट लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे चली जाती है, जैसे कि रिसेंटली मैं बता रहा था कि WHO ने कोरोना वायरस को पेंडेमिक करार दे दिया फॉर द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैल रहा है। सो पेंडेमिक का मतलब क्या हो गया? स्प्रेड ऑफ अ डिजीज spread of a disease over a continent or even world. So pandemic फैलना, बहुत अच्छी तरह से फैलना। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आ जाएगा that is the topic of cholera. cholera हमने स्टार्ट करना है। This would be the part 1 of the lecture. हम इसको यहीं तक रखेंगे। अगले पार्ट के अंदर will surely be doing the cholera part. Okay.